सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है संजीवनी। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं मसूड़ों की तकलीफें और उसकी केयर के बारे में। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डेंटिस्ट डॉक्टर आनंद मोहता जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। वेलकम डॉक्टर आनंद, आपका हमारे संजीवनी के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू डॉक्टर, आज हम बात करेंगे मसूड़ों की समस्या और उसकी केयर के बारे में। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि हमारे दांत मजबूत होना जितना जरूरी होता है, उन्हीं दांतों की मजबूती के लिए हमारे गम्स का मजबूत होना भी उतना ही जरूरी होता है। तो इसका क्या महत्व है? सो बेसिकली आपके जो मसूड़े हैं वो फाउंडेशन है जहां आपके दांत है जी। और अगर आपका फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं है तो आप दांत कितने ही अच्छे रख लो, आप उसमें सोना चांदी जो लगाना है लगवा लो, कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं कई बार पेशेंट्स को बोलता हूँ ताजमहल इतना अच्छा क्यों है और अभी तक क्यों है, क्योंकि उसका फाउंडेशन स्ट्रांग है। जी, अगर आपके मसूड़े अच्छे नहीं है, मसूड़े और जो उसके अंदर की हड्डी है वो अगर स्ट्रांग नहीं है तो आपके दांतों का कोई लाइफ ही नहीं है, वो आज नहीं तो कल गिरने वाले। सो वो फाउंडेशन है जिसके ऊपर सारी चीज बिल्डअप हुई है। एंड मसूड़ों की डिजीजेस बहुत कॉमन है। इनफैक्ट दुनिया की सेकंड सबसे कॉमन डिजीज मसूड़ों की डिजीज है, जो कई लोगों को पता ही नहीं होती। तो वो बहुत कॉमन है, इस वजह से लोगों ने उसको नॉर्मल समझ लिया है कि भाई ये तो कॉमन चीज है, ये तो नॉर्मल चीज है। बट अगर आपके मसूड़े स्ट्रांग नहीं है तो दिक्कत आएगी, आगे जाके डेंचर पहनना पड़ सकता है। जी डॉक्टर, ऐसी कौन सी समस्याएं होती है जो हमारे मसूड़ों को हो सकती है, कौन सी तकलीफें हो सकती है? सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जिसको हम हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं जिंजिवाइटिस। इसका मतलब होता है कि मसूड़ों में सूजन होना, मसूड़ों से खून निकलना। मसूड़ों में खून निकलना लोगों ने उसको नॉर्मल समझ लिया है कि हाँ, मैं ब्रश करता हूँ तब थूकता हूँ तब थोड़ा तो ब्लड दिखता ही है, मैं एप्पल खाता हूँ तो उसमें थोड़ा तो ब्लड का निशान आता ही है। वो गलत है, वो नेचुरल नहीं है, वो नॉर्मल नहीं है। ये आपकी बॉडी आपको बता रही है कि भाई इधर कुछ गलत चल रहा है और आपको उसके ऊपर एक्शन लेना है। आपके मसूड़े सूजे हुए, सबसे कॉमन कारण उसका होता है कि दांत और मसूड़ों की अच्छे से क्लीनिंग ना होना। अगर आप रेगुलरली ब्रश कर नहीं रहे हैं या उस एरिया में आपका ब्रश सही तरीके से पहुंच नहीं रहा है, जिसके कई कारण हो सकते हैं। आप ब्रशिंग उतने टाइम देके नहीं कर रहे हैं, आप उतना कंसंट्रेशन देके नहीं कर रहे हैं, आपके दांत अगर टेढ़े मेढ़े हो, आगे पीछे हो, जो आजकल बहुत कॉमन है बच्चों में, तो आपका ब्रश वहां पहुंचेगा ही नहीं, तो वहां गंदगी बैठनी है, दैट इज नेचुरल। तो अगर वो सब की वजह से आपके मसूड़ों में गंदगी हो रही है, जो इनिशियली प्लाक बोलते हैं हम हमारी लैंग्वेज में, जो इमीडिएटली बनना शुरू हो जाती है। मैंने अभी ब्रश किया, 2 घंटे में प्लाक बनना शुरू हो जाएगा, तो मैं क्या हर 2 घंटे में तो ब्रश नहीं करने वाला, लेकिन उस प्लाक को निकालना आसान होता है। मैंने हल्के हाथ से अपना नॉर्मल सॉफ्ट ब्रिसल का ब्रश यूज किया, 2 मिनट के लिए पेस्ट यूज किया, प्लाक निकल जाए। लेकिन अगर मैंने 24 घंटे 48 आवर्स 72 आवर्स बेसिकली उस प्लाक को नहीं क्लीन किया तो वो हार्ड हो जाएगा इनटू समथिंग कॉल्ड एज टार्टर। जो आपने कई बार एड्स में देखा होगा, लिखा होता है टार्टर प्रिवेंशन या ऐसे पेस्ट के एड्स में और होता है। तो वो टार्टर अगर बन गया तो आप कितना ही ब्रश कर लो वो आपसे नहीं निकलेगा, फिर आपको डेंटिस्ट को ही जाके दिखाना पड़ेगा। और जब तक वो टार्टर है तब तक वो मसूड़े सूजे रहेंगे, वो ब्लीड करते रहेंगे। और अगर आप रेगुलरली वो टार्टर क्लीन नहीं करवाते हैं तो धीरे धीरे वो गम की डिजीज बढ़ जाएगी इनटू समथिंग जो हम बोलते हैं पेरियोडोंटाइटिस। मतलब दांत की गम्स के नीचे के लेवल तक अब डिजीज पहुंच गई है। जो हड्डी में भी पहुंच गई है। मसूड़ों के लेवल की डिजीज थी जिंजिवाइटिस, अब ये हड्डी के लेवल पे पहुंच गई, तो अब एक्चुअल दांत के फाउंडेशन को वो अफेक्ट करने लग गई है। और इसको रिवर्स करना तो बहुत डिफिकल्ट होता है। जिंजिवाइटिस रिवर्स हो जाती है, एक राउंड क्लीनिंग कर ली और अगर आपने मेंटेन कर लिया तो काम हो गया। मेंटेनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेरियोडोंटाइटिस होने के बाद में उसको हम रोक सकते हैं, उसको रिवर्स करके वापस ओरिजिनल पोजीशन पे लेके जाना बहुत डिफिकल्ट होता है, उसके लिए काफी सर्जरीज लगती है। तो वो काम तक आपको जाना ही नहीं, आपको जिंजिवाइटिस की स्टेज में ही क्लियर करना है। एंड यही सबसे कॉमन डिजीज है जो 90% ऑफ द पीपल हैव इट, मतलब लिटरली हर किसी को है वाली बात हो गई। तो अगर आप ब्रश अच्छे से करें, क्लीन रखें तो कोई तकलीफ नहीं होगी। जी डॉक्टर, अभी आपने कहा कि हमें क्लीनिंग करना बहुत ही जरूरी होता है, तो जैसे हम दांतों की सफाई करते हैं उस तरह से मसूड़ों की सफाई किस प्रकार की जाती है? सो बेसिकली जो हम टूथब्रश यूज करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। ब्रश आप जो यूज कर रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक ये कॉमन क्वेश्चन होता है हमको भी क्लिनिक में, सर कौन सा पेस्ट यूज करना चाहिए, हमको कोई पेस्ट लिख के दे दीजिए।
ये एक मिथ है कि पेस्ट से बहुत अच्छे दांत साफ होंगे। हाँ, पेस्ट का एक लिमिटेड वैल्यू है बट बहुत लिमिटेड। मैं कहूंगा 10% वैल्यू है, दैट इज इट। 90% वैल्यू है आपके ब्रश पे और आपकी ब्रशिंग टेक्निक पे। टेक्निक इंपॉर्टेंट है, आप सही तरीके से ब्रश कीजिए, दांतों की हर सरफेस को टच कीजिए, वो इंपॉर्टेंट है। एवरी डे ब्रश होना जरूरी है और सॉफ्ट या एक्स्ट्रा सॉफ्ट ब्रिसल का ब्रश यूज कीजिए। कई बार मैं पेशेंट्स को बेबी ब्रश यूज करने बोलता हूँ क्योंकि उनकी हैबिट ही हो गई है इतना जोरों से दांत को ब्रश करने की कि अब उनको एक्स्ट्रा सॉफ्ट से भी सॉफ्ट यूज करना पड़ेगा, ताकि वो हैबिट तो शायद नहीं जाए लेकिन उससे होने वाला नुकसान ना हो। इंपॉर्टेंट ये है कि नुकसान नहीं होना चाहिए, और वो बेबी ब्रश से भी दांत साफ हो जाएंगे उनके जिस लेवल के अपने को चाहिए। एंड स्मॉल हेड होना चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ा ब्रश होगा तो वो हर जगह पे पहुंचेगा नहीं, तो ब्रश का हेड छोटा होना चाहिए। आपको ये जो फैंसी टूथब्रशेस आते हैं ऐड में, ऐसा है, जिगजैग है, ये है, वो है, ये एंगल, वो एंगल, कोई जरूरत नहीं है। वो सब इज जस्ट कमर्शियलाइजेशन, उसकी कोई जरूरत नहीं है अपने को। बेसिक स्टैंडर्ड ब्रिसल ब्रश 20-25 रुपए वाला जो स्टैंडर्ड मिलता है वो लीजिए। इंपॉर्टेंट है 3 महीने में ब्रश चेंज होना चाहिए। वो अगेन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लोग पूरी कंजूसी अपनी उसमें ही निकाल देते हैं कि वो ब्रश ही नहीं चेंज करते। ब्रश 3 महीने में, चाहे वो अच्छा दिखे बुरा दिखे, आपको चेंज करना है। मेक दिट एज अ रूल कि हर 3 महीने में ब्रश जाएगा कचरे में, नया ब्रश आएगा। क्योंकि अगर ब्रश पुराना हो जाता है तो उसकी ब्रिसल की हार्डनेस कम हो जाती है, ब्रिसल्स फैल जाते हैं। वो ब्रिसल्स फैलने की वजह से वो जब आप ब्रश कर रहे हैं तो वो एक्चुअली मसोड़ों को हार्म कर रहे हैं। साफ करने की जगह वो और ट्रॉमेटाइज कर रहे हैं उनको और तकलीफ दे रहे हैं, तो वो तो नुकसान हो गया। आप ब्रश भी कर रहे हैं लेकिन आप यू आर क्रिएटिंग मोर हार्म, सो दैट शुडंट हैपन। सो ये बेसिक चीजें कीजिए। अगर आपको आपके डेंटिस्ट रिकमेंड करते हैं तो आप एक माउथ वॉश यूज कर सकते हैं। माउथ वॉश यूज करना नेसेसिटी नहीं है, मैं खुद नहीं यूज करता हूं, इट इज नॉट नीडेड। बहुत लिमिटेड केसेस होते हैं जिनमें हम माउथ वॉश रिकमेंड करते हैं, जैसे स्पेसिफिकली जिनका ब्रेसेस का ट्रीटमेंट चल रहा हो, जो दांतों में तार लगे होते हैं उनमें, जिनके डेंटल इम्प्लांट्स लगे हो उन केसेस में हम सजेस्ट करते हैं, या जिनको ये पायरिया वाली तकलीफ ऑलरेडी हो चुकी है तो उनमें हम उनको माउथ वॉश रिकमेंड करते हैं। उसके अलावा नॉर्मली माउथ वॉश की ऐसा जरूरत नहीं है। हाँ, आपको चाहिए, आप कॉस्मेटिक पर्पस के लिए मुंह से स्मेल ना आए उस हिसाब से यूज करना चाहते हैं तो वो अलग बात, नहीं तो माउथ वॉश एज सच नीडेड नहीं है। और अगर आप यूज कर रहे हैं तो क्लोरहेक्सिडिन कंटेनिंग माउथ वॉश होना चाहिए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, वो हो आपके माउथ वॉश में, उतना ध्यान दीजिए। माउथ वॉश करके 1 घंटे कुछ खाना पीना नहीं है, चाय कॉफी बिल्कुल नहीं लेनी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कई बार एक्चुअली पेशेंट्स को नहीं पता होती। माउथ वॉश कर लेते हैं, ऑफिस पहुंचते ही चाय हो जाती है। प्रॉब्लम क्या होता है उससे कि दांतों पे स्टेन्स लगने लगते हैं। आपके चाय कॉफी के स्टेन्स दांतों पे और ज्यादा पड़ेंगे अगर आप माउथ वॉश के इमीडिएटली बाद ले रहे हैं। तो 1 घंटे कुछ मत कीजिए, उसके बाद नॉर्मल पानी से कुल्ला करके जो आपको आगे कंटिन्यू करना है कीजिए। बट इंपॉर्टेंट इज योर बेसिक हाइजीन हैबिट शुड बी वेल। जी डॉक्टर, कई बार ब्रश के इस्तेमाल में लोग इलेक्ट्रिक ब्रश यूज करते हैं, तो क्या उसके इस्तेमाल से हमारे मसूड़ों को कुछ तकलीफ हो सकती है? मैं पर्सनली खुद इलेक्ट्रिक ब्रश यूज करता हूँ। इलेक्ट्रिक ब्रश और मैनुअल ब्रश जो अपना हाथ का ब्रश है, दोनों में एज सच रिसर्च कहे तो दोनों का क्लीनिंग सेम है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने मैनुअल ब्रश भी सही तरीके से यूज करना है, आपने सही टाइम तक यूज करना है। लोग 2 मिनट बहुत जल्दी खत्म कर देते हैं, प्रॉब्लम वहां आती है। तो अगर आप 2 मिनट तक प्रॉपर मैनुअल ब्रश भी यूज कर रहे हैं तो इट डज द जॉब। क्योंकि इलेक्ट्रिक ब्रश एक महंगा आता है, वो कम से कम 700-800 रुपए का आएगा, और मैनुअल ब्रश 25-30 रुपए में भी मिल जाएगा, और वो भी आपको 3 महीने में चेंज करना है, तो इट बिकम्स अ कॉस्टली थिंग। दूसरा, इलेक्ट्रिक ब्रश के एक्चुअली 2 फायदे हैं। एक, उसमें टाइमर होता है, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक ब्रशेस में एक टाइमर होता है 2 मिनट का, तो आपको एग्जैक्टली पता है कब 2 मिनट हो गए। और उसमें कई बार प्रेशर की भी सेंसर्स होते हैं, तो अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रहे हो दांतों पे सबकॉन्शियसली, तो वो आपको बताएगा कि भाई आप बहुत प्रेशर लगा रहे हो, थोड़ा प्रेशर कम करो। दैट इज एन एडवांटेज। तो इट विल, वो एक अपने आप को एक मॉनिटरिंग कर रहा है, तो वो एक एडवांटेज है। अदरवाइज इलेक्ट्रिक ब्रश से एज सच नुकसान कोई नहीं है। जो नॉर्मल ब्रश से नुकसान है वो इलेक्ट्रिक ब्रश से नुकसान है। अगर आप मीडियम या हार्ड ब्रिसल्स ब्रश यूज करोगे तो जो इलेक्ट्रिक ब्रश नुकसान करेगा वो नॉर्मल ब्रश भी नुकसान करेगा। तो इलेक्ट्रिक ब्रश, इफ यू कैन अफोर्ड इट, इफ यू वांट इट, यू कैन यूज इट। कुछ पेशेंट्स में, जैसे अगर
कोई के हाथ की मूवमेंट्स इतनी पॉसिबल नहीं है, जैसे ओल्ड एज में आके लेडीज को आर्थराइटिस होने के बाद उनकी हैंड मूवमेंट्स इतनी अच्छी नहीं रहती है, उनमें मैं सजेस्ट करूंगा इलेक्ट्रिक ब्रशेस इज बेटर। बट अदरवाइज अगर आप मैनुअल ब्रश भी अच्छे से यूज कर रहे हैं तो नुकसान दोनों में नहीं है, अगर सही तरीके से यूज किया। जी डॉक्टर, कई बार जैसे आपने बताया कि हमारे मसूड़ों में दर्द होने लगता है, सूजन होने लगती है, तो उसे ठीक करने के लिए क्या ट्रीटमेंट सजेस्ट किया जाता है? मसूड़ों के लिए सबसे पहला और सबसे बेसिक ट्रीटमेंट होना है क्लीनिंग करवाना, जिसको हमारी लैंग्वेज में कहा जाता है स्केलिंग। वो सबसे बेसिक ट्रीटमेंट है। उसमें क्या किया जाता है कि जो मसूड़ों में प्लाक है और टाटर है उसको हम मशीन से क्लीन करते हैं, क्योंकि जब तक हम वो गंदगी नहीं निकालेंगे तब तक आपके मसूड़ों की सूजन और गंदगी साफ नहीं होगी, तो वो ठीक नहीं होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक फर्स्ट स्टेप प्रोसेस है। इसके बाद में जितना सीवियर आपका कंडीशन है और जिस हिसाब से आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है उस हिसाब से ग्राफ्टिंग और ऐसे बहुत सारी सर्जिकल प्रोसीजर्स है। बट मैक्सिमम पेशेंट्स अगर स्केलिंग टाइम टू टाइम करवाते रहे तो भी उनका काम हो जाएगा। अब इसके ऊपर, सिंस यू आर ऑन दिस क्वेश्चन, आई जस्ट आंसर। इसके ऊपर बहुत मिथ्स भी है कि बार बार स्केलिंग करवाने से दांत कमजोर हो जाते हैं या दांत हिलने लगते हैं या दांत टूट जाते हैं, तो ये गलत है। हम जो मशीन यूज करते हैं स्केलिंग के लिए, उससे मैं चाहूं तो भी वो दांत को नहीं घसेगी। सो वो फेल सेफ है, ऑलरेडी वो सेफ है भाई, मैं चाहूं भी तो भी वो दांत को नहीं घसेगी, वो सिर्फ टाटर को निकालेगी। तो सिर्फ टाटर को निकाला जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है, लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि मेरा दांत निकल गया? क्योंकि क्या हो गया होता है, वो टाटर इतने टाइम से लगा हुआ है कि लोगों के लिए तो वो नेचुरल दांत जैसा लगने लगा। उनकी बॉडी, उनकी टंग जब उधर टच करती है तो उनको मालूम ही नहीं पड़ता है कि भाई ये दांत है कि कुछ और। दांतों के बीच के जो गैप्स थे वो इनफैक्ट अभी टाटर ने भर दिए हैं। तो जब हम वो निकालते हैं तो अपने को अचानक से लगता है अरे ये तो गैप हो गया। मेरे को भी जब मैं कभी स्केलिंग करवाता हूँ, अगर कहीं थोड़ा बहुत टाटर हो गया तो मेरे को 1-2 दिन मेरी टंग वहां जाएगी। क्यों? क्योंकि अचानक से वो गैप फील होने लगता है। एंड टंग इज द मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन इन योर बॉडी, इट विल कैच द माइन्यूटेस्ट ऑफ चेंज। तो वो टंग तो वहां जाती है, जैसे कुछ फंस जाता है तो अपनी जीभ कंटिन्यूस वहां जाती रहती है, राइट? तो वो टंग तो वहां जाएगी। बट जैसे मैंने कहा कि हम चाहे तो भी उस मशीन से हम दांत को नहीं ग्राइंड कर सकते, वो सिर्फ टाटर को निकालता है। तो आपके दांतों में गैप्स स्केलिंग से नहीं क्रिएट होते, जो गंदगी है वो निकाली जाती है जिसकी वजह से गैप बने थे पहले सिचुएशन में, और वो गंदगी वापस बैठनी नहीं चाहिए। मैं हर पेशेंट जिसकी स्केलिंग करता हूं उनको एक ही इंस्ट्रक्शन देता हूं, आपको वापस मेरे पास इस रीजन से आना ना पड़े। क्यों? क्योंकि ये आप प्रिवेंट कर सकते हैं। कई बार मैं कहूंगा कैविटीज होने के कारण होते हैं जो शायद आपके हाथ में नहीं है, बट दांत ब्रश करना तो आपके हाथ में है। दिन में 2 मिनट तो निकाल ही सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो अगर आप दांत अच्छे से ब्रश करें तो आपको क्लीनिंग की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए इन एन आइडियल केस। हाँ, बट 6 महीने में या साल भर में आपको चेकअप जरूरी है कि भाई आपको क्लीनिंग की जरूरत है कि नहीं, वो आपको मालूम पड़े। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैसे हम हमारी हेल्थ का चेकअप करते हैं उस तरह से दांतों का भी चेकअप बोलते हैं आजकल की 40 इयर्स के बाद आपको एक रूटीन ब्लड बॉडी चेकअप हर साल करना चाहिए। तो वैसे एक रूटीन डेंटल चेकअप भी करना चाहिए। अगर आपको ज्यादा लंबा जीना है तो खाना भी तो है ना, और खाना एंजॉय करने के लिए तो हम जी रहे हैं। खाने का एंजॉयमेंट ही यहाँ से शुरू होगा। तो अगर आपके दांत ही नहीं है तो आप क्या खाओगे? पेस्ट्रीज खाने के लिए दांत तो चाहिए ना। बिल्कुल। तो अगर अपने को लंबा जीना है, जैसे अपन बॉडी का चेकअप हर साल करवाते हैं 40 इयर्स की एज के बाद, तो अगर इतना लंबा जीने वाले हैं तो भाई खाना भी तो एंजॉय करना है आपको। तो उसके लिए डेंटल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, और एक एज के बाद आपको रेगुलरली विजिट करना जरूरी है। जी बिल्कुल। मसूड़ों में ब्लीडिंग होना, और लोगों को लगता है कि ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है, ये तो ठीक हो जाएगा, तो ये समस्या कितनी गंभीर हो सकती है? मसूड़ों से ब्लीडिंग होना, इसका मतलब ये आपकी बॉडी कह रही है आपको कि भाई मसूड़ों में कुछ इश्यू है, कुछ तकलीफ है, और आप प्लीज अभी इस पे ध्यान दीजिए। ये आपकी बॉडी आपको चीख चीख के कह रही है कि अब इसमें एक्शन की जरूरत है। आप जो भी कर रहे हैं, ब्रशिंग या जो भी, वो सही नहीं हो रही है, कहीं तो उसमें कुछ तो कम रह रहा है, इसलिए बॉडी आपको बोल रही है ब्लीडिंग के तरीके से। तो अगर ब्लीडिंग हो रही है, एज सुन एज पॉसिबल आप प्लीज डेंटिस्ट को विजिट कीजिए। और जैसे मैंने कहा कि स्केलिंग इज द फर्स्ट स्टेप, वो ट्रीटमेंट की आपको 99% जरूरत होगी, वो स्टेप करवाइए। ऐसे कई टूथपेस्ट आते हैं जिन पे लिखा होता है कि ट्रीट्स ब्लीडिंग गम्स या स्टॉप्स ब्लीडिंग गम्स। वो सिर्फ ब्लीडिंग को रोक रहे हैं,
वो एक्चुअली ब्लीडिंग का ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, वो जो टार्टर की वजह से ब्लीडिंग हुई है उसको वो ट्रीट नहीं कर रहे। तो आपकी ब्लीडिंग रुक जाएगी जिसकी वजह से आप शायद एक्शन न ले, लेकिन जो ब्लीडिंग की वजह, जो एक्चुअल कारण था टार्टर और प्लाक, वो वैसा ही रहेगा। सो आपका नुकसान है बिकॉज डिजीज अंदर चल रही है और अब आप शायद एक्शन भी नहीं ले रहे क्योंकि ब्लीडिंग रुक गई, बस उसके लक्षण कम हो गए। सो वो सिम्टम्स नहीं है तो आपने एक्शन भी लेना बंद कर दिया, बट प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी। सो इम्पोर्टेंट है, वैसे टूथपेस्ट पे मत जाइए, उन पे रिलाय मत कीजिए, आप विजिट कीजिए एक डेंटिस्ट को, एक राउंड स्केलिंग करवाइए, क्लीनिंग करवाइए, एंड 99% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो उसका दूसरा कोई कारण हो सकता है, जैसे अगर आपके दांत आगे पीछे है या दांतों में कैप लगी हुई है, फिलिंग्स की हुई है और वो शायद अगर एकदम सही तरीके से नहीं हुई हो तो वहां खाना फंसने के चांसेस ज्यादा होते हैं, वहां प्लाक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिस वजह से अगेन ब्लीडिंग ज्यादा होती है। तो अगर वैसे कोई कारण है तो उसको करेक्ट करना है। दांत आगे पीछे तो भाई उनको ब्रेसेस लगा के सही लाइन में लाइए। सिंपल सा लॉजिक है, जब प्लेन सरफेस होती है या प्लेन चीजें होती है उसको साफ करना इजी होता है, अगर आगे पीछे होगा, खुरदुरा होगा तो उसको साफ करना डिफिकल्ट होगा। सो वही लॉजिक दांतों में भी अप्लाई करता है। अगर आपके दांत आगे पीछे तो आप इजीली साफ नहीं कर पाए, अगर दांत लाइन में है तो आप इजीली साफ कर पाएंगे जी। और अगर आपकी कोई फिलिंग हुई है जो मसूड़ों पे इंजरी दे रही है या आपका कैप है जो प्रॉपर फिट नहीं हो रहा है तो वो आपको रिप्लेस करवाना पड़ेगा। कई बार एक टाइम के बाद भी उनको रिप्लेस करवाना जरूरी पड़ जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम ग्रो होते हैं वैसे वैसे अपने मसूड़े नेचुरली भी नीचे जाते हैं तो वो कैप एक्सपोज हो जाती है। तो कभी कभी ग्रोइंग एज में अगर कैप लगाई हो तो उनको रिप्लेस करना पड़ता है, नहीं तो जरूरत नहीं है। अगर एवरीथिंग इज फाइन, नथिंग टू डू, आप अपना हेल्थ मेंटेन कीजिए, ब्रशिंग कीजिए, फ्लॉसिंग कीजिए, आपको डेंटिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। डॉक्टर, कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि हमने अगर फ्लॉस कर लिया तो उससे हमारे मसूड़ों में कुछ तकलीफें आ जाएंगी, कुछ ब्लीडिंग वगैरह हो सकता है, तो क्या ये सही है? सो ये एक्चुअली इनिशियली सही है, और जब आप फ्लॉसिंग स्टार्ट करते हैं तो मसूड़ों में से ब्लीडिंग होती है। मैं हर अपने पेशेंट को ये गाइड करता हूँ, जब आप फ्लॉसिंग करोगे तो इनिशियली 5 से 7 दिन ब्लीडिंग होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपने जिंदगी में कभी फ्लॉसिंग नहीं की है, तो वो उधर के जो गम्स है आपके, वो सोर है, वो वैसे ही वो बहुत जल्दी सोर होते हैं। आपने 20 साल 30 साल तक कभी उनको साफ ही नहीं किया तो वो बेचारे तो सोर है, तो वो इनिशियली ब्लीडिंग होगी उनमें। जैसे जैसे आप उनको साफ करते जाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो ब्लीडिंग कम होती जाएगी। जैसे मैं पेशेंट्स को समझाने के लिए बोलता हूँ, आप नया नया जिम जाते हैं तो पहली बार वेट्स उठाते हो तो बॉडी दुखती है, यू हैव मसल सोरनेस, पहले 5-7 दिन पूरी बॉडी दर्द करती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये था कि आपकी बॉडी उस चीज के यूज्ड टू नहीं थी, तो इनिशियली बॉडी को टाइम लगेगा उसको यूज्ड टू होने में। बट डोंट स्टॉप फ्लॉसिंग। ब्लीडिंग दिखी कि आपने फ्लॉसिंग बंद कर दी तो वो बहुत गलत बात है, क्योंकि फ्लॉसिंग न करने की वजह से गंदगी हो रही है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है। फ्लॉसिंग वो गंदगी को साफ करेगी, तभी ये साइकिल टूटेगा। उसको टूटने के लिए आपको फ्लॉसिंग करना जरूरी है। हाँ, एक्सट्रीम केसेस अगर आपको फ्लॉसिंग का सही तरीका नहीं पता है और आप बहुत जोर से कर रहे हैं तो आप गम्स को डैमेज कर सकते हैं, जिससे ब्लीडिंग हो सकती है। तो उसके लिए भी ऑल्टरनेटिव्स हैं जिसमें जोर लगाना भी चाहो तो नहीं लगेगा और इतना दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा। सो यू कैन, देयर आर ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल जिसमें वो काम इजी हो जाता है। बट इंपॉर्टेंट चीज है उसको कंटिन्यू करना। एक और मिथ है कि शायद फिलिंग निकल जाएगी या कैप निकल जाएगी। वो इतने मामूली धागे से अगर आपकी फिलिंग और कैप निकल गई तो आप क्या खाने वाले हो? उस दांत में फिर क्या बचा? अगर आपके मन में वो डर है कि उस धागे से जिसको खींच के तोड़ा जा सकता है लिटरली, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो वो मन में डर है, वो मन की बात है, ऐसा कभी होता नहीं है यूजुअली, अनलेस आप बहुत ज्यादा ही प्रेशर लगा रहे हैं या कुछ गलत कर रहे हैं। अगर आप सही तरीके से करेंगे तो आपकी फिलिंग्स और कैप्स नहीं निकलती हैं। फ्लॉसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट मैं हंसते खेलते अपने पेशेंट्स को हमेशा बोलता हूँ, आप लोग फ्लॉस नहीं करते हो इसके लिए तो मेरा बिजनेस चलता है, इसलिए तो मुझे इतने पेशेंट्स मिलते हैं। तो अगर आप फ्लॉस नहीं करोगे तो बहुत अच्छी बात है, मैं एक और नई गाड़ी खरीदूंगा। क्योंकि लोग फ्लॉस नहीं करते, सबको पता होता है बट नहीं करते। तो प्लीज स्टार्ट फ्लॉसिंग, डेंटिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जी डॉक्टर, अभी आपने कहा कि कुछ अल्टरनेटिव तरीके भी होते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। सो फ्लॉसिंग बेसिकली होता है, एक धागा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक फ्लॉस है तो ये एक धागा होता है, ठीक है।
आपको इसको हर दांत के बीच में ऐसे पकड़ के पास करना है, जो मेरे हिसाब से मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट है। तो मैं अपने पेशेंट से एक्सपेक्ट नहीं करता कि कोई इतना टाइम देगा, मिरर के सामने खड़े होके इनको पास करेगा। मैं खुद नहीं कर पाता। मैं 60 ईयर ओल्ड आदमी से, औरत से क्या एक्सपेक्ट करूं कि वो भी करेंगे, और जोश जोश में पहले 2 दिन करते, तीसरे दिन सब छोड़ देते। तो उससे अच्छा वाटर फ्लॉसर नाम की एक चीज आती है जो अभी फ्रीली मार्केट में अवेलेबल है। आपको चाहिए तो कोई केमिस्ट के शॉप में भी मिल सकती है, या आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ऑनलाइन सब जगह पे अवेलेबल है। हाँ, एक नुकसान ये है कि थोड़ा सा कॉस्टली है, 1.5 से 2.5-3 हजार की रेंज में आता है। वो एक बेसिकली हैंड हेल्ड मशीन है, जैसे अपन इलेक्ट्रिक ब्रश हो वैसी छोटी सी मशीन है। उसमें आपको पानी ऐड करना है, आपको मन हो तो थोड़ा सा माउथ वॉश ऐड कर सकते हैं। उसमें से पानी का एक जेट निकलता है। मैं पेशेंट्स को समझाने के लिए बोलता हूँ, होली की पिचकारी जैसा उसमें से जेट निकलता है। तो बेसिकली जब आप वाटर फ्लॉस यूज करते हैं, आपको 2 दांतों के बीच और मसूड़ों के बीच का जो गैप है उधर उसको पॉइंट करना है और सिर्फ वो पानी का स्प्रे करना है। अब फ्लॉसिंग में तो आपने ऊपर से डाला और निकाला, तो एक डर था कि फिलिंग निकल जाएगी, कैप निकल जाएगा। ये तो आप साइड से मार रहे हैं, तो इसमें वो फिलिंग और कैप निकलने का भी डर नहीं है। वो एक फायदा है। और ये क्योंकि पानी है, इससे नुकसान होने का भी कोई चांस नहीं है कि भाई मैंने बहुत जोर से कर लिया तो वो सारे नेगेटिव्स इसमें निकल जाते हैं। दांत बहुत अच्छे से साफ होते हैं। इनफैक्ट मैं जब ब्रश करता हूं, उसके बाद मैं जब फ्लॉस करता हूं, तो फिर भी खाने के टुकड़े निकलते हैं आफ्टर ब्रशिंग। अच्छे से 2-2.5 मिनट दिल से ब्रश करने के बाद भी जब मैं फ्लॉस करता हूं, तो कम से कम 2-3 खाने के ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स टुकड़े मुझे दिखते हैं फ्लॉसिंग के बाद। मतलब वहां मेरा ब्रश नहीं पहुंचा था, चाहे मैंने कितना ही अच्छे से किया। तो ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल लोगों में भी शायद नहीं पहुंचा। सो फ्लॉसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप थ्रेड यूज कर सकते हैं तो उससे अच्छा कुछ नहीं। थ्रेड को कोई बीट नहीं कर सकता। अगर आपको थ्रेड यूज करना नहीं जमता है, इतना एफर्ट नहीं देना है, डर है, वाटर फ्लॉसर यूज कीजिए। दैट्स द नेक्स्ट बेस्ट थिंग अवेलेबल। और उससे गम्स की मसाज भी हो जाती है, गम्स हेल्दी रहते हैं। हाँ, इनिशियली ये भी यूज करेंगे तो पहले 7 दिन गम्स ब्लीड करेंगे, वो नॉर्मल है, लिव विथ इट। 7 दिन बाद धीरे धीरे ब्लीडिंग नेक्स्ट टू 0 हो जाएगी एंड यू विल बी फाइन एंड कंटिन्यू डूइंग इट। जी डॉक्टर, कई बार ऐसे भी होता है कि हम आर्टिफिशियल टिथ लगा लेते हैं, तो उससे हमारे मसूड़ों पर कुछ असर पड़ता है क्या? उससे कुछ नुकसान होता है, या फिर कौन सी केयर है जो हमें लेनी चाहिए? एक बहुत कॉमन मिथ है कि अब दांत पे कैप लग गया, अब उसमें कुछ नहीं होगा, या दांत में रूट कैनाल हो गया फॉर एग्जांपल, अब उसमें कुछ नहीं होगा। ये बहुत ही गलत है। इनफैक्ट जिस दांत में कैप लगी है उसमें कीड़ लगने के या डीके लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी उसमें कैप का और एक दांत का जंक्शन है जहां पे एक सीमेंट भी है, और सीमेंट सोल्यूबल होती है। तो वो धीरे धीरे, क्योंकि मुंह में तो 1000 तरीके की चीजें जाती है, एसिडिक होती है, बेसिक होती है, ठंडा, गर्म, खट्टा, 1000 तरह की चीज, तो धीरे धीरे वो सीमेंट डिसॉल्व होता है, नेचुरल है वो। तो अब अगर उधर आपने साफ नहीं रखा तो वहां जो गैप क्रिएट हुआ है वहां से डीके होने के चांसेस और भी ज्यादा हो जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि कैप लगे हुए दांतों में, फिलिंग के दांतों में, क्योंकि वहां एक इंटरफेस है, 2 चीजें मिल रही है, तो वो जंक्शन हमेशा वीक होता है, चाहे कोई भी चीज में हो। तो वो चीज को आपको और भी ज्यादा अच्छे से मेंटेन करना है। उसके लिए आपको कुछ आउट ऑफ द वे नहीं करना है, वही रूटीन ब्लशिंग, फ्लॉसिंग करनी है। अगर आपने वो किया, इट डज द जॉब, उससे ज्यादा की कोई जरूरत नहीं है। और रूटीन हर 6 महीने में चेकअप करवाइए, क्योंकि कई बार ये कैप के नीचे या फिलिंग के नीचे लगे हुए डीकेज से आपको पेन भी नहीं होगा जी, और हमको भी कई बार चेकअप्स में नहीं दिखाई देगा, हमको उसको एक्सरे लेके चेक करना पड़ता है। और क्योंकि पेन नहीं होता है तो इमीडिएट एक्शन नहीं लेता है कोई। सो इम्पोर्टेंट है, हर 6 महीने में, साल भर में डेंटिस्ट को दिखाइए, उसके रूटीन फॉलोअप एक्सरेज लेते रहिए, सो दैट अगर कुछ हो तो आप उसको जल्दी पकड़ सके। इंपॉर्टेंट है अर्ली ट्रीटमेंट। जी डॉक्टर, मैंने ऐसे भी सुना है कि प्रेगनेंसी के दौरान हमारे गम्स की जो समस्या है वो बढ़ जाती है, कुछ ज्यादा हो जाती है, तो इसका क्या रिलेवेंस है, क्यों होता है ऐसा? तो ये कई बार देखा जाता है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनमें गम इश्यूज बहुत होते हैं, मसूड़ों की तकलीफ ज्यादा होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि प्रेगनेंसी में जो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उस वजह से बॉडी का रिस्पॉन्स एग्जैजरेट हो जाता है। बॉडी रिस्पॉन्स जो शायद 10 टाइम्स देती, वो अभी 100 टाइम्स रिस्पॉन्स दे रही है। तो बॉडी जो ब्लीडिंग गम्स है, मसूड़ों में सूजन आना, प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस हम बोलते हैं इसको, इट्स एन एक्सेप्टेड टर्म एंड एन एक्सेप्टेड इश्यू, कि इसमें प्रेगनेंसी में जिंजिवाइटिस या गम इश्यूज बढ़ते हैं।
तो इसको प्रिवेंट कैसे करना या इसको ट्रीट कैसे करना, बेसिक सी बात है। एज सुन आपको मालूम पड़े भाई यू आर प्रेग्नेंट एंड यू आर कैरिंग अ चाइल्ड, आप थोड़ा ओरल हाइजीन पे और ज्यादा ध्यान दीजिए। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज प्रूवन रिसर्च है कि अगर आपके मसूड़ों की हेल्थ सही नहीं है तो वो आपके बेबी को आपकी बॉडी में भी अफेक्ट करती है। तो इस पे थोड़ा ध्यान आपको ज्यादा देना है। सो आप ब्रशिंग फ्लॉसिंग अच्छे से कीजिए। हम रूटीन ट्रीटमेंट्स डेंटल के प्रेगनेंसी में थोड़े अवॉइड करते हैं, स्पेशली फर्स्ट 3 मंथ्स और लास्ट 3 मंथ्स। तो ये क्रिटिकल टाइम में हम यूजुअली बेसिक ट्रीटमेंट्स अवॉइड करते हैं जहां तक हो सके। बीच की जो 3 महीने होते हैं जिसको हम बोलते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर, वहां अगर जरूरत हो तो हम ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं सेफली। ऐसी कोई तकलीफ नहीं है कि अरे प्रेगनेंसी में डेंटिस्ट के पास जाना नहीं चाहिए, या ये एक्सरेज भी सेफली लिए जा सकते हैं, हम ट्रीटमेंट्स भी सेफली कर सकते हैं, रूट कैनाल्स भी, इम्प्लांट्स, एक्सट्रैक्शन, हमको जो जरूरत हो हम सब कर सकते हैं। बच्चों के हिसाब से सेफ पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स भी है, तो वो दिक्कत नहीं है। हाँ, बट आपको जरूरत ना पड़े उस चीज का ध्यान रखिए। इंपॉर्टेंट वो है कि आपको उस चीज के कोई ट्रीटमेंट की जरूरत ही ना पड़े। तो आप हाइजीन मेंटेन करिए, रूटीनली अच्छे से दांतों को साफ रखिए, और एक रेगुलर चेकअप मोस्टली कोशिश कीजिए। अगर आप प्रेगनेंसी के टाइम कर सके तो बेस्ट होगा। अगर तकलीफ नहीं है तो 4th मंथ में प्रेफर कीजिएगा। जैसे ही आप 4th मंथ में आते हैं आप एक डेंटल चेकअप करवा लीजिए कि अगर कोई इश्यू है तो अगले 6 महीने नहीं, सी बेबी होते से ही आप ट्रीटमेंट के लिए नहीं आ पाएंगे। आपको अगले कम से कम 12 महीनों का सोचना है, राइट। 6 महीने प्रेगनेंसी के, और उसके बाद 6 महीने जब बेबी एकदम छोटा है और आप उसको नहीं छोड़ के आ सकते, तो एटलीस्ट आपको 12 से 18 महीनों की फ्यूचर की प्लानिंग उस 4th मंथ में करनी है कि भाई अब अगर कुछ इनिशियल है तो उसको ट्रीट कर दीजिए, और अगर गम्स में टार्टर और है जिसकी वजह से मुझे ब्लीडिंग अब प्रेगनेंसी में ज्यादा हो रही है तो उसको ट्रीट करवा सकते हैं, नहीं तो और कुछ नहीं है। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आप यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि हमारे मसूड़े हमारे सेहत के लिए कितने जरूरी होते हैं और उनकी देखभाल हमें किस तरह से करनी चाहिए। तो ऐसे ही और विषयों पर जानकारी लेने के लिए हम मिलेंगे संजीवनी के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।